नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 7th क्लास हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी की किताब वसंत भाग 2 का पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको पाठ के लेखक का जीवन परिचय बताऊंगी। पाठ के लेखक का नाम है नागार्जुन। बच्चों, पाठ के लेखक का नाम नागार्जुन है। सबसे पहले मैं आपको नागार्जुन का जीवन परिचय बताऊंगी। बच्चों, नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1998 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता गोकुल मिश्र थे और इनकी माता उमा देवी थी और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। बच्चों, नागार्जुन का जो वास्तविक नाम है, जो मूल नाम है, वो बैद्यनाथ मिश्र था और ये हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं के ज्ञाता थे और हिंदी और मैथिली भाषा के अप्रतिम कवि भी माने जाते हैं, कवि और लेखक माने जाते हैं। तो आइए बच्चों, पाठ प्रारंभ करने जा रही हूँ। पाठ अच्छे से आप सुनेंगे और प्रत्येक शब्द का, कठिन शब्द का मैं अर्थ भी बताऊंगी। आप अपनी कॉपी में, अपनी पाठ्य जो आपकी उत्तर पुस्तिका है उसमें लिखें। बच्चों, पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। लेखक कहता है अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, अर्थात लेखक ने जब गंगा, यमुना आदि नदियों को मैदानी प्रदेश में देखा था दूर से, तो वे नदियां बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति, संभ्रांत यानी सभ्य, संभ्रांत का मतलब होता है सभ्य महिला यानी श्रेष्ठ महिला, श्रेष्ठ महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे हृदय में, दिल में यानी उनके हृदय में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। लेखक कहता है कि जब मैं उन नदियों को देखता था, बिल्कुल गंभीर और शांत दिखाई देती थी और उन नदियों में जब मैं डुबकी लगाता था तो माँ, दादी, मौसी, मामी की तरह लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनकी गोद में ही डुबकियां लगा रहा हूँ। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे यानी हिमालय की चोटियों पर, कंधे यानी चोटियों पर, यहाँ पर कंधे का अर्थ, वैसे तो कंधा शरीर का एक हिस्सा होता है, गर्दन और हाथ के बीच का जो भाग होता है, लेकिन यहाँ पर हिमालय के कंधे यानी हिमालय की चोटियां, हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। यानी लेखक कह रहा है कि जब मैं इस बार वापस हिमालय की चोटियों पर चढ़कर इन नदियों को देख रहा था तो मैं हैरान हो गया था, क्योंकि वो अब किसी और रूप में दिखाई दे रही थी। यही दुबली, लेखक कहता है कि मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। लेखक कहता है कि मैं इन नदियों में डुबकियां लगाता था, अक्सर हरिद्वार में, काशी में, गंगा यमुना में मैं डुबकियां लगाता था, लेकिन जब मैं हिमालय की चोटियों पर चढ़ा और वहां जाकर मैं देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये जो नदियां हैं, जो पतली तंग राहों से होकर गुजरती हैं, ये विशाल मैदान में जाकर ये बड़े मैदान में जाकर विशाल हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, इन नदियों का उछलना, कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भाव भंगी का अर्थ होता है भावों का स्वर। बच्चों देखिए, लेखक ये कह रहा है कि उछलना कूदना, इन नदियों का जो उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, यानी उनके जो भाव हैं, उनके जो भावों का स्वरूप है, यानी जो नदियां बहती हैं, उन नदियों का जो कलकल की आवाज है, उन नदियों का जो पानी है सूर्य के प्रकाश में चमकता है, तो ऐसा लगता है कि नदियां हंसती जा रही हैं और इनके जो भावों का स्वर है वो बिल्कुल उल्लास से भरा हुआ होता है। लेकिन लेखक यूं कह रहा है कि जो इनके भावों का स्वरूप है, आज जो इनके भावों का स्वरूप है, जो समतल मैदान में विशाल होकर बहती हैं, तो न जाने उनका जो उल्लास है, उनकी जो खुशी है, वो कहाँ गायब हो जाती है। वो मैदान में जाकर ऐसा क्या हो जाता है कि वो बिल्कुल गायब हो जाती है, उनका उल्लास बिल्कुल गायब हो जाता है। लेखक कहता है किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता है। कौतूहल यानी उत्सुकता और विस्मय यानी आश्चर्य नहीं होता है जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यानी बेटियां किसे कहा गया है? नदियों को कहा गया है।
लेखक ने बेटियां नदियों को कहा है। तो लेखक कहता है कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ या किसी फूल की जो कली होती है उसको देखता हूँ तो मेरा ध्यान अटक जाता है, लेकिन इन नदियों को देखता हूँ तो मेरा कौतूहल यानी मेरी उत्सुकता और मेरा विस्मय और मतलब इन नदियों को देखता हूँ तो मुझे इतना विस्मय नहीं होता है, इतना आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि इन बेटियों की जो बाल लीलाएं हैं वो देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। लेखक कहता है कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। लेखक कहता है कि ये नदियां लगातार बहती जा रही हैं, तो ये कहाँ भागी जा रही हैं, इनका लक्ष्य क्या है, ऐसा क्या लक्ष्य है, वो सब मुझे बेचैन करके रखता है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। अपने महान पिता यानी नदियों का पिता किसे कहा गया है, हिमालय को। लेखक कहता है कि हिमालय के समान अपने महान पिता का विराट प्रेम यानी बहुत विशाल प्रेम है उनका, उसे पाकर भी नदियां तृप्त नहीं होती हैं, अतृप्त यानी उनकी प्यास नहीं बुझती हैं। तो लेखक कहता है कि ऐसा कौन है जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां यानी बर्फ से ढकी हुई जो पहाड़ियां हैं, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां हैं, बंधुर अधिक्याय आदित्यकाय यानी जो ऊंची समतल ऊंचाई पर होता है लेकिन समतल भाग जो होता है, यानी जैसे पठार जो होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होते हैं। तो आदित्यकाय का अर्थ होता है ऊंची समतल भूमि यानी जो पठार होते हैं वो। और सरसब्ज यानी हरी भरी उपत्यकाएं यानी पहाड़ी जो पहाड़ का जो मैदानी भाग होता है उसे उपत्यकाएं कहते हैं। तो लेखक कहता है पहाड़ी का जो ऊपरी समतल भाग है वो बिल्कुल हरा भरा और पहाड़ का जो मैदानी भाग है वो भी हरा भरा है। ठीक है, ऐसा है इनका लीला निकेतन यानी बाल निकेतन, जहां पर खेलने का स्थान है। यानी नदियां जो पहाड़ों के समतल भागों से ऊपरी समतल भागों से होकर नीचे वाले समतल भागों में बहती हैं, तो ऐसा लगता है कि ये इनका हरा भरा जो घर है, हरा भरा जो मैदान है वो बिल्कुल क्रीड़ा का स्थान बन जाता है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो ये देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो लेखक कहता है कि नदियां खेलते खेलते दूर तक जंगलों में भी पहुंच जाती हैं और वहां पर चीड़, देवदार के, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचती है, यानी ये इतने बड़े 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 पेड़ों के जंगलों में पहुंचकर वहां जाती हैं और बीती बातें याद करने का इन्हें मौका मिल जाता है। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनता यानी पछताना, सिर धुनना यानी पछताना, दुखी होना। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय, मौन यानी शांत, उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। लेखक कहता है कि जब ये नदियां हिमालय से नीचे उतरकर बहने लगती हैं समतल मैदानी भागों में, तो हिमालय को बहुत ही पछतावा होता है और उसके उत्तर में यानी उसके ऊपरी हिस्से में वापस मौन छा जाता है, उसके पास और कुछ भी नहीं रह जाता है। अब लेखक बताता है सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती। लेखक कहता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन दो नदियों के नाम लेते हैं तो ये सारी नदियां, इन बच्चों इनको अंडरलाइन करना कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम लिखिए, तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र सहित ये सारी नदियों के नाम है। ठीक है ना, ये सभी नदियों के नाम लिखना और मैंने भी अंडरलाइन किया हुआ है, आप भी अंडरलाइन करेंगे इसको। तो लेखक कहता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन दो नदियों के नाम लेते हैं तो इन सभी नदियों की याद आती है और ये सभी नदियां ऐसा लगता है कि आंखों के सामने बेटी बनकर नाच रही हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं ये स्वयं कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि ये स्वयं कुछ नहीं, जब ये सारी नदियां मिलती हैं तो इन दो नदियों का अस्तित्व समझ में आता है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज यानी पर्वतों का राजा, पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। श्रेय यानी महान अवसर। ठीक है ना, लेखक कहता है कि कितना सौभाग्यशाली होगा वो समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का अवसर मिला है।
लेखक कहता है कि जो हिमालय पर्वत हैं उससे ये बहने वाली दो नदियां हैं, सतलुज और ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, और इन सब नदियों से बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं। तो लेखक कहता है कि जब ये नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं तो वो समुद्र कितना सौभाग्यशाली है जिसको इन दोनों नदियों का हाथ पकड़ने का अवसर मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर, नंग धड़ंग यानी बिना कपड़ों के, यानी छोटे बच्चे जब छोटे बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं तो वो बिना कपड़ों में भी माँ बाप की गोद में बैठ जाते हैं। तो इसी तरह से नदियों को भी ऐसे ही कहा है कि नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप, यानी बालिकाएं किसे कहा गया है? नदियों को। लेखक ने नदियों को छोटी बालिका का रूप दिया है, कहा है कि वो अपने माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर, यानी हिमालय और जो हिमालय के नीचे जो समतल भाग है, मैदानी भाग है, उसमें समतल भाग को माँ माना है और हिमालय को बेटा माना है, पिता माना है, सॉरी, ठीक है ना। तो नंग धड़ंग होकर ये बालिकाएं बिल्कुल खेलती हैं, और बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, यानी उस हिमालय की पर्वत श्रेणियों में रहने वाले जो पहाड़ी लोग हैं उन व्यक्तियों को भले ही ऐसा न लगे कि बिल्कुल बालिकाएं हैं और नदियों को देखकर वो आकर्षित ना हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन लेखक कहता है कि मुझे तो बहुत ही लुभावना प्रतीत होता है, अर्थात मेरे मन को बहुत ही ये सब मेरे मन को बहुत ही भाता है। लेखक कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि हिमालय तो ससुर है और समुद्र उसका दामाद, कहने में कुछ भी झिझक नहीं होगी, क्योंकि हिमालय से सारी नदियां निकल रही हैं तो हिमालय को तो पिता का दर्जा दे दिया है, और लेखक ने हिमालय को पिता का दर्जा दिया है। लेकिन जब सारी नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं तो लेखक ने समुद्र को उनका दामाद कहा है, यानी सारी जो नदियां हैं वो हिमालय की बेटियां हैं, और हिमालय की बेटियां जब समुद्र में मिल जाती हैं तो समुद्र उनका दामाद बन गया। तो लेखक कहता है कि इसमें कुछ झिझक नहीं होता है कि मैं यदि हिमालय को ससुर कहूँ और समुद्र को दामाद कहूँ तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, संकोच की बात नहीं होती है। लेखक बताता है कि कालिदास की विरही यक्ष, कालिदास कौन है? संस्कृत के महान कवि हैं, और के विरही यक्ष क्या है? एक प्रकार की जाति है जो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में रहती है, और और माना जाता है कि ये जो यक्ष जाति के लोग हैं वो कुबर के वंशज हैं। तो यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, मेघदूत यानी संदेशवाहक, संदेश ले जाने वाला होता है, उसे कहा था कि वैत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देने जाना है। प्रतिदान यानी कि जो वैत्रवती नदी है उसने मुझसे प्रेम किया, यानी नदी से मुझे प्रेम हुआ और नदी ने भी मुझसे प्रेम किया, तो मैं उसे प्रतिदान यानी उसको बदले में कुछ देने जाना चाहता हूँ। तो लेखक कहता है कि कालिदास कहते हैं कि तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। कालिदास कहते हैं विरही यक्ष ने मेघदूत से कहा कि वो यूं कहता है कि मैं अपनी नदी को प्रतिदान देने जाना चाहता हूँ। तो कालिदास कहते हैं कि जब तुम अपनी प्रेयसी यानी उस नदी के पास जाओगे तो अवश्य ही तुम्हें पाकर वो प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। लेखक कहता है कि यह बात जो कालिदास की जो ये बात है ये मुझे इन चंचल नदियों को देखकर अचानक से याद आ गई, और मैंने सोचा शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन यानी जीता जागता रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा यानी अलग अलग शक्लों में यानी अलग अलग रूपों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। लेखक कहता है कि मेरे अलावा भी यदि कोई कवि या कोई व्यक्ति इन नदियों को समतल आंगन में जुदा अलग अलग होते हुए बहते देखेगा तो शायद मेरी तरह उन्हें भी आश्चर्य होगा, वो भी मेरी तरह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। लेखक कहता है कि काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। छोटा सा प्रश्न बनता है कि नदियों को लोकमाता किसने कहा है? काका कालेलकर ने। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है? हर्ज यानी हानि। लेखक कहता है कि नदियों को माता तो कहा है लोक माता, लेकिन माता बनाने से पहले इन्हें हम बेटियों के रूप में देखें तो इसमें कोई हानि नहीं होगी। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? लेखक कहता है और इससे ऊपर उठकर थोड़ा सोचे कि हम इन नदियों को
प्रेम की भावना से, यानी प्रेमिका की भावना से देखे तो कैसा रहेगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेखक कहता है कि ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। लेखक कहता है या तो हम इन नदियों को माता के रूप में माने, या हम इन नदियों को बेटियों के रूप में माने, या हम कल्पना करें कि नदियां हमारी प्रेमिका हैं। और इसके अलावा ममता का एक रूप और है जो है बहन। यदि हम इन नदियों को बहन कहे तो भी इसमें कोई हानि की बात नहीं है, क्योंकि बहुत से कवियों ने नदियों को बहन की उपाधि भी दी है। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। एक दिन लेखक बताता है कि एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। लेखक कहता है कि मेरे मन में भी ऐसी कल्पना हुई थी कि मैं इन नदियों को बहन की उपाधि दूं। लेखक कहता है थोलिंग की बात है, यानी तिब्बत की बात है कि मेरा मन उचट गया था और तबीयत ढीली थी, यानी मन उचट गया था, मेरा मन कहीं नहीं लग रहा था और तबीयत ढीली थी, यानी मैं बिल्कुल शिथिल हो गया था, कमजोर हो गया था और सतलज के किनारे जाकर मैं बैठ गया था। दोपहर का समय था और मैं पैर लटका कर पानी में बैठ गया था, यानी मैंने पैर लटका दिए थे पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। जैसे ही मैंने अपने पैर पानी में लटकाए और मैं किनारे पर बैठा था, तो थोड़ी ही देर में प्रगतिशील जल यानी बहते हुए जल ने मेरे पैरों पर असर डाला। तन और मन ताजा हो गया। मेरा मन नहीं लग रहा था क्योंकि मेरा मन उचट गया था, और जब मैं पानी में पैर लटका कर बैठा तो मेरा मन तरोताजा हो गया था और मैं वहां बैठकर गुनगुनाने लगा था। गुनगुनाना यानी धीमे धीमे स्वर में गाने लग गया था। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इस तरह से लेखक ने नदी के जल में पैर लटकाए और ताजा मन से उन्होंने गाने को धीरे धीरे स्वर में गुनगुनाए। तो बच्चों, ये पाठ इधर ही समाप्त होता है। धन्यवाद।